हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आधा से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा ये चैनल खोल करके इस वीडियो से पहले जो अभी लेटेस्ट वीडियो है उस वीडियो को देख लें। चलिए हम लोग आज डिस्क्राइब करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है। उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The factors on which the magnitude and sign of electron affinities depends are in the general similar to those which determine the ionization energies but in reverse order। बस याद रखना यही चीज़ है। जिस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जो फैक्टर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, बस खाली उनका ऑर्डर जो है वो मतलब रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करता है, ग्रुप में आने पर जो है डिक्रीज़ करता है, बस खाली उसी का रिवर्स ऑर्डर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। सो लार्जर द एटॉमिक रेडियस, लेसर द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the extra electron being added to the outer shell of the atom, and hence lesser the amount of energy released when the extra electron is added to the atom to form an anion. Thus the smaller atoms have higher electron affinities। कहने का मतलब जो एटम जितना छोटा होगा उसको उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जीज मतलब निकालना पड़ेगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एटम है, मतलब 6 पीरियड का एलिमेंट है, उसका 6s1 जैसा एलिमेंट है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है? बिकॉज इनका जो अट्रैक्शन होता है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस कारण से उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड कर दिया जा सकता है। उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाला भी जाता है। मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एटॉमिक रेडियस तो बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी निकलेगा और उसमें ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लार्जर द एटॉमिक रेडियस, लेसर द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the extra electron being added to the outer shell of the atom, and hence lesser the amount of energy released when the extra electron is added to the atom to form an anion. Thus smaller the atoms have higher electron affinities। वही जो मैंने आपको बताया, जितना स्मॉल एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी और जितना बड़ा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। ये इसका पहला फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा या उतना जल्दी आप बोलिए कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the extra electron being added to the outer shell of the atom, and hence higher the amount of energy is released when the extra electron is added to the atom. Thus the atom with the higher effective nuclear charge have higher electron affinities। कहने का मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, greater the tendency of the atom to attract द एडिशनल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। याद रखना, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतना अट्रैक्शन तो उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसके साथ आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर दे, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना, जो इजीली अट्रैक्ट तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इजीली ऐड भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब एटम में ऐड होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो दस द एटम विद द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। दूसरा फैक्टर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की? द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ऑफ एन एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अब बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2a ns ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स ऑफ these element is completely filled and hence the addition of an extra electron from outside to the ns orbital is not possible. Consequently, the element of group 2a have practically zero electron affinity. कहने का मतलब सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की उनमें ज़रूरत ही नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 2s उनका कम्प्लीटली फिल्ड है। तो वहाँ पर अगर आप बात करोगे कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा, ज़ीरो, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे दे दिया प्रैक्टिकली देयर इज ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द सेकेंड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो हमारा 15th ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे एलिमेंट्स हैं, उसमें अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूँ, नाइट्रोजन का 2p3 मतलब हाफ फिल्ड है, उनका जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। तो अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर 2s2 2p3 एंड 3s2 3p3। तो 2p और 3p ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन एंड रेस्पेक्टिवली फास्फोरस आर हाफ फिल्ड, हेंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। ये लोग ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं। अगर इसमें आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये ऐड करेगा नहीं, दूसरी बात है पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को बहुत ही लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यू होती है। मतलब अगर उसमें से अगर आप चाहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो सिर्फ 20.1 किलो जूल पर मोल अगर आप एनर्जी दोगे उसमें तो ऐड हो जाएगा, और फास्फोरस में से 74 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकालोगे तो उसमें से ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखना सबसे पहली बात, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों हाफ फिल्ड है, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज they are having a half filled, so they are extraordinary stable, so thus the addition of any extra electron from the outside to this orbital is not possible. याद रखना बच्चों, क्योंकि इनके आउटसाइड में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ हैलोजेंस, द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2Np5 has an appetite for one electron to stabilize its configuration by attaining the noble gas configuration। जितने भी हमारे हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तो उन लोगों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। मतलब 17th ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो क्या होता है, उनको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मिल जाता है। तो हैलोजेंस atom have a strong tendency to accept an electron from the outside, and the addition of extra electron makes the configuration of the resulted halide ion similar to that of the noble gas and hence very stable. Consequently, the halogen atoms have very high values of electron affinity. देखो सबसे पहले बात बता देता हूँ, किसी भी आदमी को अगर स्टेबल होना है, अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो डेफिनेटली वो उसी चीज़ की कामना करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हर एक 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब की ये चाहत है कि उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि वो अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और उन्हें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यही रीज़न है कि इनका जो हैलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आउटर ऑर्बिट में ऐड होकर के मुझे या हम इन सारे हैलोजन फैमिलीज़ को स्टेबल कर दें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज फॉर नोबल गैस, नोबल गैस का तो होगा ही नहीं, क्यों, ऑलरेडी उनके पास ऑक्टेट है। द नोबल गैसेज विच हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कन्फिग्रेशन नेमली NS2Np6 शोज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। याद रखना बच्चों, वो किसी भी तरह से वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की चाहत रखता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ इनर्ट गैस आर प्रैक्टिकली जीरो। अब आ जाइए पीरियड में इसका किस तरह से वेरिएशन होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक जनरल व्यूज अबाउट द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू वेरियस एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। याद रखना बच्चों, सब एलिमेंट्स का क्या होता है, अलग अलग हो जाता है यहाँ पे। वैसे जनरली अगर आप मानो कि पीरियड में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ ओनली अ फ्यू एटम्स आर नोन विद सर्टेनिटी। यहाँ पे कहा जाता है बहुत कम एलिमेंट्स हैं जिनकी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर्टेन है, निश्चित है कि पीरियड में ये होंगे, ग्रुप में ये होंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट का अलग अलग बदलते जाता है, क्योंकि किसी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो सबका अलग अलग होने लगता है. तो दैट्स वाई हियर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ ओनली अ वेरी फ्यू एटम्स आर नोन विद द सर्टेनिटी. दूसरा, द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नोबल गैसेज have practically zero electron affinity values and nitrogen and phosphorus have very small values. कहने का मतलब जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, उनका नोबल गैसेस का या फिर आप ले लीजिए सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का, सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरोज होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है. और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स की बात करें तो उनका बहुत ही छोटा वैल्यूज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. The elements of second period of the periodic table do not follow the general trend to decrease of electron affinity value on moving from top to bottom in a group. ये जो है सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करते, कि मतलब वो जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनका डिक्रीज होना चाहिए, इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते हैं सेकेंड पीरियड में. तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, आप देख सकते हैं. However, the general trend of variation of electron affinities of various elements can be discussed as follows. अब आ जाइए पीरियड और ग्रुप में, मैं दोनों बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना. On moving from left to right in a period, the size of the atom decreases, effective nuclear charge increases. Both these factors favors an increase in the force of attraction exerted by the nucleus on the electron. कहने का मतलब बाएं से दाएं जाओगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, दैट दीज टू फैक्टर्स फेवर एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा. कंसिक्वेंटली द एटम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उसकी, राइट. सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेकिन जैसे ही अल्कली मेटल्स, हमारा जो मेटल्स है अल्कली मेटल्स विच लाई द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाइल द नॉन मेटल्स विच लाई राइट हैंड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मतलब बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैंने ऑलरेडी बताया. अपवाद जो होते हैं, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस. तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं. देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन ईच पीरियड विच हैव एबनॉर्मल वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियन हैव एबनॉर्मल वैल्यूज. सिमिलरली इन द थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड आर्गन हैव एबनॉर्मल वैल्यू. सीधा सीधी समझ जाओ, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 15th ग्रुप और 18th ग्रुप, इन सब का एबनॉर्मल वैल्यूज होते हैं. Lithium and sodium cannot be explained by the simple mechanism whose those of beryllium, nitrogen, magnesium, phosphorus, neon and argon have already been explained. मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, ग्रुप 1 to 15, 18 ये लोग, ये सारे ग्रुप जो है इसमें इजीली आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते. ये इसके एक्सेप्शंस है. बाकी लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है. क्यों इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, जिस कारण से इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. यही रीज़न है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करता है. अब आ जाइए ग्रुप में. ग्रुप में क्या होगा, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप बोथ द साइज ऑफ एटम एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. जैसे आप ग्रुप में बढ़ोगे तो ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ऑन द मूविंग फ्रॉम डाउन अ ग्रुप बोथ द साइज ऑफ द एटम एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. द इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज टेंड्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू. मतलब जितना बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा. सीधा सीधी समझ जाओ. तो द नेट रिजल्ट इन द effect produced by the progressive increase of the atomic size outweighs the effect produced by the progressive increase in the nuclear charge, and consequently the electron affinity goes on decreasing as we move from top to bottom in a group, as in the evident from electron affinity values of alkali metals, carbon, silicon and germanium of group 4th elements, sulfur, selenium, tellurium group 6th elements, oxygen, sulfur and selenium are the 2 electrons group 6th elements, and chlorine, bromine and iodine group 7th.
एलिमेंट्स, मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। क्यों? एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। समझ में आया? इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव स्मॉलर साइज, सही बात है, आप देख लीजिए। थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड में देख लीजिए, तो सेकेंड पीरियड का जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी थर्ड के कंपेयर में। सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स in the second period are lower than the electron affinity values of elements lying just below them in the third period. बोरन और एल्युमिनियम, इस दोनों में पूछा जाएगा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा। ये सब अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा। The lower values of the elements of the second period are explained by saying that due to the smaller size of the atoms of the elements of the second period, the addition of an extra electron to these atoms produces a high electron density around the resultant anions. This high electron density increases the repulsion between the electron, called electron-electron repulsion, already present in the relatively compact 2p orbitals of the second cell of these atoms, and the electrons being added due to this electron. Electron repulsion, the atoms of the elements of second period show lesser tendency to attract the extra electron from outside and hence having lower values of electron affinity for these elements. देखिए एक चीज़ मैं आपको मतलब श्योर करना चाहता हूँ, सेकेंड पीरियड में क्या होता है, जो p ऑर्बिटल में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड, क्यों कम होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होता है। जैसे आप देखोगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही कम खाना खाते हैं, राइट, और अगर वही बच्चा 9-10 का हो तो उनका जो डोज होता है वो बढ़ जाता है। वैसे ही क्या होता है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में 2s और 2p है, राइट, और थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d तीनों है, उसमें 3d है लेकिन सेकेंड में 2d नहीं होता है, राइट, ओनली 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया उनका एटॉमिक साइज छोटा है और इनका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो एटॉमिक साइज बड़ा में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि थर्ड में ज़्यादा लगेगा इन कंपेयर टू सेकेंड, इन कंपेयर टू सेकेंड थर्ड में ज़्यादा लगेगा, राइट। क्यों ज़्यादा लगेगा अब मैं बता देता हूँ। सेकेंड पीरियड में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो तो हाई रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होगा, जो 2p ऑर्बिटल सेकेंड सेल के, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है 2p का सेकेंड पीरियड में, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो लेसर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी अट्रैक्ट नहीं करना चाहेंगे, 2p में जो है अट्रैक्ट नहीं करना चाहेंगे कि बाहर से कोई उनका इलेक्ट्रॉन ऐड करे। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि बोरन और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम चाहेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, नाइट्रोजन भी चाहेगा उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले, ऑक्सीजन भी चाहेगा, मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा चाहेगा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से ज़्यादा चाहेगा सल्फर, क्योंकि एक तो जितने भी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं उनका साइज़ छोटा है, दूसरी बात थर्ड पीरियड वाले का साइज़ बड़ा है, उनके पास वैकेंट ओरिएंटेशंस भी है, तो वो इजीली चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ सके अपने में और खुद को स्टेबल करे। लेकिन जो सेकेंड पीरियड वाले हैं सिंस उनका साइज़ बहुत ही छोटा है इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहेंगे। सो दैट्स वाई the electron affinity of aluminium is greater than boron, electron affinity of phosphorus is greater than nitrogen, electron affinity of sulfur is greater than oxygen and electron affinity of chlorine is greater than fluorine। यही रीज़न। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन से लेकर के क्रिप्टन तक का मैंने दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड तक का, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिफ्थ ये हमारा एलिमेंट है इसका भी आप ले सकते हैं, राइट। अब आ जाइए कि अगर आप ये सब किलो जूल में और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी दिया हुआ देख सकते हैं आप, और इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 96.845 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वैल्यूज रेफर द फॉर्मेशन ऑफ द X माइनस फ्रॉम द न्यूट्रल एटम एंड सेकेंड वैल्यूज फॉर द फॉर्मेशन X2 माइनस फ्रॉम X माइनस। कहने का मतलब यही हुआ, पहले गैसियस एटम में से उसका एक एनायन होगा, -1 चार्ज होगा, फिर -1 से -2 चार्ज होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अकाउंट फॉर द लार्ज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन द लिथियम एंड बेरिलियम डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम और बेरिलियम का
काफ़ी घटा बढ़ा है इसका न्यूक्लियर चार्ज के कारण, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो आंसर जो है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू एटम्स, हीलियम 2s1 एंड हीलियम 2s2, मतलब थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप चाहोगे एडिशनल इलेक्ट्रॉन को इंटर करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द टू ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, लिथियम में तो हो जाएगा 2s1 है तो 2s2 हो जाएगा, बट इट मस्ट इंटर द 2p ऑर्बिटल ऑफ द बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में क्या है 2s तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो अब 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इज मच लेस टाइटली बाउंड। इन फैक्ट the nuclear charge is so well shielded in beryllium that electron gains in endothermic. Similarly, the decrease in electron affinity between the carbon and nitrogen can be accounted. कहने का मतलब वही हुआ कि देखो जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हो, बट 2s2 मतलब NS2 वाले जो एलिमेंट्स है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जाएगा 2p में। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर रहे हो तो कहाँ पे जाएगा? 2p में जाएगा। तो 2p में जाने के लिए आप जानते हो ना कि उसको वो चाहत नहीं रखेगा, 2s1 वाला चाहत रखेगा बट 2s2 वाला चाहत नहीं रखेगा। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, जिस तरह से आपने बेरिलियम का और लिथियम का पढ़ा उसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का क्या होगा? 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका 2p3 है, तो 2p3 नहीं चाहेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, लेकिन कार्बन चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो आपने देखा किस तरह से ग्रुप पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, राइट। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो इसके बाद मैं एक और टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, वो था पोलैरिटी का, मतलब किस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का झुकाव ज़्यादा होगा। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोरिलेशन है पोलैरिटी, कौन सा मेटल पोलर, कौन सा कंपाउंड पोलर होगा, नन पोलर होगा, पोलर होगा तो क्यों पोलर होगा, नन पोलर होगा तो क्यों नन पोलर होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? When two different atoms in a molecules are bonded together by a covalent bond, the electron pair forming the covalent bond is not shared equally by both the atoms. Rather, the electron pairs lies near to the atom that the order. The relative tendency or ability of a bonded atom to attract the shared pair electrons toward itself is termed as electronegativity. This definition was given by Pauling in 1932. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, एफिनिटी की तरह नहीं है। एफिनिटी जो है वो चाहत रखता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम से वो ऐड कर सके, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्पेशली कंपाउंड के बारे में, कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है या मॉलिक्यूल जो बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें शेयर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर शेयर होने के साथ किस एलिमेंट को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, ये उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्क्राइब करता है। कहने का मतलब द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये जो एबिलिटी होती है कि अपनी तरफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इसी टर्म को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू कैन जस्ट गिव द आंसर द टेंडेंसी और एबिलिटी of a bonded atom, remember this word, not a single atom, bonded atom, the tendency or ability of a bonded atom to attract the shared electrons toward itself is termed as electronegativity. Okay, what is electronegativity? The tendency or ability of a bonded atom to attract the shared electrons toward itself is termed as electronegativity, and this definition was given by Pauling in 1932. Electronegativity is an inherently fundamental property of the atom and is fundamentally different from electron affinity. Since electron affinity represents the tendency of an isolated gaseous atom to attract the electrons, while electronegativity represents the tendency of a bonded atom to attract the shared electron pair. ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफरेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप एक साथ नहीं रख सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है
कि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधी द एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जानकारी देता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम्स में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो खींचता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट डायरेक्टली अ मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब ये मापने वाला यंत्र या तंत्र नहीं है कि आप माप लिए कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कम है। It is a precise quantity, it is rather a relative value. Thus the electronegativity of an element is only defined in the terms of the electronegativities of the other elements. देखना क्या होता है, जब आप मार्क करते हो तो आप समझ जाते हो कि मुझे इससे मार्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ जाते हो कि उसके पास ज़्यादा ताकत है। तो उसी तरह से एलिमेंट होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वो आपको उठा के पटक देगा। तो उसी तरह एलिमेंट्स होते हैं। जैसे दो एलिमेंट्स ने कंपाउंड बनाया और इन दोनों का जो कंपाउंड मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो कौन सा एलिमेंट है जो अपनी तरफ खींच सकता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द अदर एलिमेंट। मोreover it depends upon the environment of an atom in a molecule. Accordingly, the electronegativity assigned to an atom can only be an average value for its most common valence state. It is obvious that the higher the oxidation state of an element in a compound and more strongly its atom attract electron. कहने का मतलब सीधा सीधी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं। किसी भी बॉन्डेड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द अदर एलिमेंट्स पर। जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट में से किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, किसके पास अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो कंपाउंड में तो ये तो होता ही है, जैसे मेटल नॉन मेटल का मिलकर के एक कंपाउंड बना सोडियम और क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब यही चीज़ है, कैसे पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टेंडेंसी है, चाहत रखने की टेंडेंसी है कि मुझे एक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी बात, उस दोनों में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन का ज़्यादा है, वो चाहे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो यही डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसी भी एलिमेंट का, मेटल्स के ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। मतलब हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड द मोर स्ट्रांगली इट्स एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, उतना मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शंस होगा एटम में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके 3 स्केल्स हैं, मतलब हर साइंटिस्ट का एक अपना अपना मेजरमेंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि कैसे पता करेंगे किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने निकाला था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो साइंटिस्ट कौन कौन थे। द वेरियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स इंक्लूड दोज ऑफ पॉलिंग, एक सबसे हमारे पॉलिंग साहब थे, दूसरा मुलिकन साहब थे, तीसरा अलरेड और रॉचो और सैंडरसन साहब थे, जिसमें से पॉलिंग स्केल का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पॉलिंग स्केल इज़ द अर्लीस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज। इसी स्केल को सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया गया। Historically, Pauling was the first to introduce the concept of electronegativity. He defined electronegativity difference of two atoms A and B in the molecule AB in the terms of derivations of delta of A bond B bond energy and geometrically mean of AA and BB bond energy. तो पॉलिंग साहब जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मतलब इतिहास में इनका नाम इसलिए दर्ज है कि सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था कि आप कंपेयर करो। देखो कोई भी इंसान जो होता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो पहले जानकारी देता है तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। भले उसका बाद में जाके गलत हो या फिर उसके कुछ लिमिटेशंस आ जाएं, वो अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिंग साहब ने सबसे पहले दिया था कि किस तरह से दो एलिमेंट के बीच में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज करोगे। तो इसके लिए 2 चीज़ का जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट, तो सबसे पहले आप कैसे पता करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड में भी अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले बता दूँ होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते हैं वो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। गॉट इट?
जैसे आप ए बी बोलोगे तो ए बी में ए अलग है, बी अलग है, मतलब ये हो गया हेट्रो। ए या बी बी ये हो गए होमो। तो सबसे पहले इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू निकाला ए और बी बी का। मतलब अगर दो एलिमेंट का आपको कंपाउंड बनाना, जैसे HCl की बात करो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा और क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यूज़ होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द A and B। Pauling suggested that if two atoms A and B has the same electronegativity, the bond energy of A and B bond would be equal to the geometric mean of AA and BB bond energy। उन्होंने क्या सजेस्ट किया, अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है तो बॉन्ड एनर्जी AB का और AA और BB का जो ज्योमेट्रिक मीन वैल्यूज़ होंगे, this would be so since the electron in the bond would be equally shared, purely covalent bond in all the three cases। याद रखना बच्चों, हम लोग बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला है, याद रखना, इस फार्मूले को ज़रूर याद रख लेना, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही फार्मूला जो है आपका कैसे पता चला उनको, ये ए बी का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसे इक्वल हो, इस अंडर रूट ये जो इलेक्ट्रॉन आप जो दिख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी है ए का और ये बॉन्ड एनर्जी है बी का। जो मैंने जैसे आपको बताया HCl है, तो यहाँ पर ए को H मान लीजिए और बी को Cl मान लीजिए। तो H का जो बॉन्ड एनर्जी होगा और Cl का जो बॉन्ड एनर्जी होगा, इस दोनों के प्रोडक्ट का जो अंडर रूट होगा वही इक्वल टू होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी किसका, HCl का। Pauling however observed that for the majority of AB bonds the energy exceeds the geometric average। इन्होंने देखा AB bonds के लिए geometric जो है इंक्रीज कर रहा, तो कितना इंक्रीज करेगा, the average geometric average, because generally the atoms A and B have the different electronegativities and there is an ionic contribution to the bond in addition to the covalent one। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई साहब चलो ठीक था, कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट होने लगी तब उनको पता चल गया कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तब उन्होंने ये जो डिफरेंस निकाला, डेल्टा का जो वैल्यू निकाला, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो फार्मूला निकाला था इन्होंने EAB, ठीक है, EAB का जो फार्मूला है उसमें से इसको माइनस कर देना कि भाई कितना डिफरेंस है। कोई पूछेगा ना आपको कि HCl में से कितना डिफरेंस है, अब H का और Cl का कितना डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, कुछ जैसे पूछूंगा मैं आपको। HCl में आप जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है उसके प्रोडक्ट का अंडर रूट आपका निकल जाएगा कि आखिर बॉन्ड एनर्जी HCl की कितनी है। लेकिन अब मैं पूछूंगा आपको कि HCl में से कितना डिफरेंस है, H और Cl का कितना डिफरेंस, जो वैल्यू निकला है वो माइनस ये जो वैल्यू है वो कैसे। अब देख लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे AA और BB की वैल्यू अलग है जिसका अंडर रूट करना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक केस लिया है, दिस एक्सेस एनर्जी इज नोन एज द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। ये जो जैसे मैंने आपको बताया HCl में बताया ना, तो हाइड्रोजन का बहुत ही कम है, क्लोरीन का बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो एक्सेस एनर्जी है इसको आयनिक रेजोनेंस एनर्जी कहा था। तो पॉलिंग ने क्या प्रपोज किया, एक्सेस एनर्जी डेल्टा कुड बी यूज्ड एज एन एम्पेरिकल बेसिस टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। तो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ का डिफरेंट है A या B जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इसको आप इस तरह से रेस्पेक्टिवली निकाल सकते हो, XA माइनस XB इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन 96.5 किलो जूल पर मोल अंडर रूट। ये 96.5 किलो जूल पर मोल इसलिए लिया गया है कि उसको आप कन्वर्ट कर सके किलो जूल में। ये इसका SI यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आप जो कन्वर्ट करोगे ना किलो जूल पर मोल में, क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे 96.5 किलो जूल पर मोल। चलिए आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था ना HCl का, यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, देखो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 और HCl सबका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। EHH इसका बॉन्ड एनर्जी है
436 किलो जूल पर मोल, हाइड्रोजन का। क्लोरीन का 243 किलो जूल पर मोल, और HCl का 431 किलो जूल पर मोल। तो आपको ये फॉर्मूला निकालना है XA माइनस XB, मतलब XCl माइनस XA कि कितना इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। मतलब सबसे पहले तो आप डेल्टा निकालोगे, और डेल्टा का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, डेल्टा क्या फॉर्मूला होता है, EAB माइनस EAA इंटू EBB अंडर, राइट। तो आप देखिए यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेल्टा HCl इज इक्वल टू ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो ये सारा वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हो। 431 किलो जूल पर मोल HCl का है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी दिया हुआ है। हाइड्रोजन 436, क्लोरीन 243, इसका प्रोडक्ट अंडर रूट। इसका जो वैल्यूज़ आपको निकला, मतलब डेल्टा HCl का जो वैल्यूज़ निकला, अब आपको निकालना है XCl माइनस XH। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन 96.5 किलो जूल पर मोल। तो इस दोनों का वैल्यूज़ था 106, 431 माइनस अंडर रूट ऑफ 436 इंटू 243। तो ये वैल्यूज़ जो है 90 जो आपका 106 आया था, इस दोनों को माइनस करने पर ये जो डेल्टा HCl की वैल्यू आई थी वो 106, इसको हमने 96.5 से डिवाइड किया 1.05। अब कोई पूछेगा ये क्या है 1.05, तो ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन का डिफरेंस, कि भाई पूछे ना कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहाँ पे यही वैल्यू है XCl माइनस XH इज इक्वल टू 1.05। तो क्लोरीन उसी तरह से पॉलिंग ने हाइड्रोजन का दिया था 2.1, इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ इन्होंने पुट कर लिया कि हाइड्रोजन 2.1 एज स्टैंडर्ड, सो ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ वुड बी पॉजिटिव। हाइड्रोजन का 2.1 कर लिया, तो इससे क्या पता चला कि सबका जो है हाइड्रोजन के कंपेयर में निकालोगे कि सबका वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने 2.1 हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड, सो ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वुड बी पॉजिटिव। पॉलिंग स्केल ने अपना हाइड्रोजन से सीजियम तक निकाला, तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 आया और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 आई। तो उन्होंने इस तरह से स्केल बनाया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स का जो इन्होंने मिडल में रखा जिसकी वैल्यूज़ 2.0 दिया। तो इस तरह से इन्होंने एक स्केल बनाया 0 से लेकर के 4 तक, जिसमें मिडल में 2 रखा। ये 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं सेमी मेटेलिक या फिर हाइड्रोजन का ले लिया इन्होंने, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन और सेमी मेटेलिक को 2.1, नॉन मेटेलिक का ज़्यादा होगा, मेटेलिक का कम होगा। तो सीजियम का 0.7, फ्लोरीन का 4.0। समझ गए, ये था पॉलिंग का कंसेप्ट। उसके बाद दूसरे आए हमारे मुलिकन साहब। मुलिकन साहब का एक अलग ही कंसेप्ट। मुलिकन साहब ने कहा कि भाई साहब आप जो कह रहे हो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिटरमाइंड पार्टली by the tendency of an atom to bind an additional electron and partly by its tendency to hold on those it already has। क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है, तो कंपाउंड बनने के बाद तो जो जिसके पास जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वो उसको जो होल्ड करता है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपाउंड को जो बना के रखता है, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो मुलिकन का स्केल उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेकन एज द मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना वैल्यू लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जितना एनर्जी लगेगा, इस दोनों का जो मीन होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1/2, इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया। बोथ क्वालिटीज आर गिवन एज अ पॉजिटिव वैल्यू इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो इन्होंने ये पॉलिंग साहब का फॉर्मूला था, पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 द कॉमनली एक्सेप्टेड इन द टर्म्स ऑफ पॉलिंग स्केल में बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलीज। तो ये चीज़ जब पॉलिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पे पता किया गया तो ये आया कि भाई इन लोगों का तो 2 था, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, लेकिन पॉलिंग ने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 544, मतलब 544। बोथ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। ये 544 जो है किलो जूल पर मोल में यहाँ पे मेजर्ड किया गया। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द मुलिकन डिफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट द अलाउंस कैन बी मेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड एटॉमिक चार्जेस। तो मुलिकन ने कुछ ज़्यादा दिया। मुलिकन ने कहा कि भाई इसके तहत आप
हाइब्रिडाइजेशन और एटॉमिक चार्ज भी निकाल सकते हो। हाउएवर अ कंप्लीट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड अपॉन द मोलिकन कंसेप्ट सिंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नोन फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। देखो याद करो कि ये सारा अभी भी आप देखोगे ना तो पॉलिंग के आधार पे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ निकाली जाती है। इसका जो मोलिकन का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए थे जिसमें इनका वैल्यू सूट किया, और इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दे दिया पॉलिंग के साथ कंपेयर करके। ये जो आप देख रहे हो ये काई पी इज इक्वल टू 0.3 इंटू काई एम माइनस 0.2, ये पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है और ये मोलिकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग इज इक्वल टू 0.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन माइनस 0.2। और कोई पूछेगा कि भाई ये कहाँ से वैल्यू आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन का, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, तो इससे आपको ये वैल्यू निकल जाएगा। 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करके उसमें से 0.2 माइनस कर दो। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो पॉली और मोलिकन्स को कंपेयर करके निकाले गए हैं। हाइड्रोजन से लेकर के आप लास्ट ग्रुप तक के एलिमेंट्स को देख सकते हो। इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू निकाली। इसका हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको पता चलेगा, राइट। ये हमारा लास्ट हर एक एलिमेंट का इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यू निकाला था। अब उसके बाद इन्होंने एक वेरिएशन प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया, द वेरिएशन ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू द पीरियोडिक टेबल। इस तरह से उन्होंने कहा कि इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा या बढ़ेगा, ये सारा ग्राफ इन्होंने। तो अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड्स में आ जाइए कि क्या कहता है पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा। तो पहले मैंने आपको बता दिया लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा, राइट। इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब याद रखना एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स, स्मॉलर एटम्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ, स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। कहने का मतलब जिसका साइज जितना छोटा उसके पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। ये कम पीरियड मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पीरियड में लोगे तो ये ज़्यादा होगा, याद रखना इसको। सेकंड पीरियड में हमारा फ्लोरीन आता है, थर्ड पीरियड में क्लोरीन आता है। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो छोटे वाले साइज को क्या होता है, ये इजीली अट्रैक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स में, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो वी हैव लर्न दैट while moving from left to right in a period the electronegativity value increases। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर अगर कोई पूछे लिथियम और सीजियम तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एज वी मूव डाउन टुवर्ड्स अ ग्रुप देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एज वेल एज मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स आर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। सीधा सीधी समझो, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा तो साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए कि अगर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन predict whether the bond between the two similar or dissimilar atoms is a polar or non-polar covalent bond or ionic bond as you can see here as it is described। अगर पोलर या नॉन पोलर जो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट पोलर होगा या नॉन पोलर। अगर मान लीजिए कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड का हम बात करते हैं जिसकी वैल्यूज़ 1.7 है तो ए बी बॉन्ड में 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 होगी, याद रखना इस चीज़ को लिया गया है। तो जैसे हम लोग पीएच स्केल में बोलते हैं ना, मतलब 7 से बड़ा या 7 से छोटा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। उसी तरह यहाँ पे 1.7 को लिया गया। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू 1.7 के बराबर है तो उसमें 50% आयनिक बॉन्ड होगा और 50% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो डिफरेंट बॉन्ड की वैल्यूज़ 1.7 से कम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट है जिनका 1.7 से कम है, तो वो ए बी बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर ये 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। याद रखना 1.7 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है तो उसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर, 50% आयनिक कैरेक्टर। अगर ये 1.7 से कम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है तो वो
प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो। समझ में आया? तो ये था हमारा आयनिक कंसेप्ट। आपको मैं एक चीज़ थोड़ा दिखाना चाहूँगा इसमें पोलैरिटी के बारे में, इसका थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर्स ऑफ आयन। व्हेन अ कैटायन, कार्बन कैटायन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल, ये सीधा सीधी समझ आओ, कोई भी एलिमेंट है जो कैटायन फॉर्म में है वो आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं और उनके साथ एनायनिक अप्रोच करता है, तो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि कौन सा पोलर ज़्यादा है या कम है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स किस तरफ जाएगा। तो व्हेन अ कैटायन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल अप्रोच क्लोजली टू द anion, it withdraws the electron, that is the electron cloud of the anion toward itself, and the electron clouds of an anion get distorted from its symmetrical shape. Thus the electron clouds of the anion no longer remain symmetrical but is elongated towards anion. In other words, we say that anion is distorted or polarized by cation, and this phenomenon is called distortion, deformation और polarization। सीधा सीधी एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई कैटायन है और ये है ना, इनका साइज़ इस तरह से है, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है। ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं ना, ये देख रहे हो, ये इनका साइज़ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब अलग ही वक्र हो जाता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा? ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये एनायन जो है कैटायन को अपनी तरफ खींचता है, तो इनका जो शेप बनेगा वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया था, जैसे फजन्स रूल में इसको डिस्क्राइब किया गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पोलराइजेबिलिटी का मतलब सीधा सीधी समझ जाना, जिस एनायन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है वो कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से उनका साइज डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन कहते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया से कंसेप्ट समझा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।